आप सबका फिर से स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त टीसी यानी तापोश चैटर्जी। और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स द। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में। तो चलिए ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज का टॉपिक वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यह जानना है कि ये वर्क क्या होता है। वर्क का मतलब काम। अब काम तो हम लोग सब करते हैं, बट फिजिक्स की भाषा में काम या वर्क कब माना जाएगा। तो फिजिक्स में सिंपल आपको यह समझना है एकदम साधारण भाषा में कि वर्क डन मतलब प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स के कारण आप वर्क निकालना चाहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। उस फोर्स, जिस फोर्स के कारण आप वर्क निकालना चाहते हैं, उसका मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। इससे आपको किसका वैल्यू मिलेगा? वर्क का। मतलब सिंपल भाषा में ये समझिए कि वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। सिंपल। अभी कोई वेक्टर नहीं, कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं, कुछ नहीं। सिंपल आपको समझना है कि वर्क डन जो होता है वो क्या होता है? वर्क डन जो होता है दैट इज द प्रोडक्ट। कोई चीज हम लोग नहीं पढ़े हैं, वेक्टर फैक्टर अभी कुछ नहीं जानते हैं। सिंपल दो क्वांटिटीज है, एक है फोर्स, जिस फोर्स के कारण वर्क डन आप निकालना चाहते हैं, और दूसरा है उस फोर्स के द्वारा कॉज डिस्प्लेसमेंट। दोनों का प्रोडक्ट मतलब गुना, मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि द फोर्स, जिस फोर्स के कारण आप वर्क डन निकाल रहे हैं, द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट should be along same line। अब इसका क्या मतलब हो गया भाई? द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट शुड बी along सेम लाइन। जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम लाइन में होना चाहिए। तो वर्क डन करने के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया है? वर्क डन होने के लिए क्या क्राइटेरिया है? पहला क्राइटेरिया है कि एक फोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फोर्स, जो वर्क को करेगा, काम को करेगा। दूसरा, उस फोर्स के द्वारा कॉज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट शुड बी अलोंग सेम लाइन। तो ये तीन कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो एकदम हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिक्स की भाषा में वहां पर वर्क डन हो रहा है। अब चलिए इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कार है। ठीक है, आपने एक नया कार खरीदा और उस कार से आप कहीं पे घूमने जा रहे हैं। तो वो कार आगे चल रहा है, तो कार का इंजन जो है वो फोर्स लगा रहा होगा। तो कार का इंजन किधर फोर्स लगा रहा होगा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। फोर्स बाय इंजन ऑफ कार। और जब वो कार का इंजन फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस कार का डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, आगे बढ़ रहा है ये कार। राइट, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब अगर इसको एक सिंपल डायग्राम से हम लोग दिखाएं, एक सिंपल लाइन ड्रॉ किए, ये हमें बता रहा है
फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट को एस लिख रहे हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन में आया कि नहीं आया सिंपल डायग्राम से? तो यहां पर हमारा वर्क डन होगा, वर्क डन यहां पर जीरो नहीं होगा इस फोर्स के कारण। कौन से फोर्स? जो फोर्स गाड़ी कार का इंजन लगा रहा है उस फोर्स के कारण यहां पर वर्क डन होगा, यहां पर वर्क डन जीरो नहीं होगा। क्लियर है? यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन में आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अब इस कार को चलते चलते आपको लगा कि आपको आइसक्रीम खाना है, तो आपने ब्रेक लगाया और कार को रोका, ठीक है। तो जब आपने कार को रोका तो आप बोलेगे सर आइसक्रीम खाने गए तो कार मोटा हो गया क्या? ऐसा नहीं है, उतना अच्छा ड्राइंग नहीं बना पाते हैं जस्ट, तो इसीलिए यहाँ पर कार पतला था, यहाँ पर कार मोटा हो गया। इसमें कोई साइंस नहीं है, ठीक है, हर चीज में साइंस नहीं ढूंढना है। तो अब ये कार पर जब ब्रेक लगाया गया तो कार रुकेगा, लेकिन कार क्या पीछे आ जाएगा? नहीं, कार अगर रुकेगा भी तो आगे जाके रुकेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। लेकिन जो ब्रेक ने फोर्स लगाया होगा जिसके कारण वो कार रुका, वो फोर्स इधर लगा होगा, दिस इज द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय ब्रेक्स, है ना। ब्रेक्स ने फोर्स किधर लगाया? पीछे की तरफ लगाया। अब इसको अगर हम एक सिंपल डायग्राम से शो करें तो क्या शो कर पाएंगे? क्या शो कर पाएंगे? ये हो गया फोर्स बाय द सॉरी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, और इधर हो गया फोर्स बाय द ब्रेक्स। अब क्या ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही लाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी किसी के मन में आप लोग को आ रहा होगा कि सर डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो बच्चों अभी डायरेक्शन पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, लाइन सेम है कि नहीं? लाइन सेम है, वर्क डन होगा, यहां भी वर्क डन होगा, और वर्क डन यहां पे जीरो नहीं आएगा, करेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इस एग्जांपल में क्या होगा? मान लेते हैं कि ये कार जैसे मूव कर रहा था, चलिए ये कार मूव कर रहा है और इधर मूव कर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया। आपसे पूछ रहा है वर्क डन, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहां पे कितना वर्क कर रहा है ये देखना है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लगता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब नीचे की तरफ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हम लोग जानते हैं, मतलब उस कार का वेट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या हो गया? उस कार का वेट जो कि नीचे की तरफ है। तो यहां पर अगर हम लोग सिंपल डायग्राम बनाए बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इधर लग रहा है। क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन में आ रहा है? जी नहीं, एक ही लाइन में नहीं आ रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक ही लाइन में नहीं आ रहा है, मतलब यहां पर वर्क डन नहीं होगा, मतलब वर्क डन यहां जीरो आ जाएगा। किसके कारण? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण वर्क डन जीरो होगा, किसी और फोर्स के कारण नहीं। क्योंकि जब आपसे पूछा जाता है कि वर्क डन कैलकुलेट कीजिए, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आना चाहिए, क्योंकि उस बॉडी में बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, किस फोर्स के कारण वर्क डन निकालना है ये स्पेसिफाइड होना चाहिए। यहां पर हम लोग किस फोर्स के कारण, जैसे अगर गाड़ी का इंजन के कारण वर्क डन निकालेंगे तब तो होगा क्योंकि गाड़ी आगे चल रहा है, लेकिन यहां पर वर्क डन किसके कारण निकालना है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, वो जीरो आ जाएगा, बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन में नहीं आ रहा है। तो वर्क डन होने के लिए क्या क्या चाहिए? एक अप्लाइड फोर्स जिसके कारण वर्क डन आप निकालना चाहेंगे, दूसरा उस फोर्स के कारण हुआ डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन में होना चाहिए। चलिए अब एक चीज देखते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक को ऐसे पुल किया जा रहा है, ठीक है, और ये जो एंगल है
सपोज ये एंगल है थीटा, ये है फोर्स एफ। तो ऑब्वियसली है कि जब इसको इस तरह से पुल किया जाएगा, जैसे आप एक बॉक्स ले लिए या एक खिलौना वाला गाड़ी ले लीजिए, उसको एक रस्सी से बांध दीजिए और टान रहे हैं, तो वो खिलौना वाला गाड़ी फ्लोर में आगे की तरफ बढ़ेगा, तो ये ब्लॉक जो है वो इधर बढ़ेगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। सपोज डिस्प्लेसमेंट इज एस, ठीक है। अब क्या फोर्स, जिसके अगर हम लोग इस फोर्स के कारण वर्क डन निकालना चाह रहे हैं, वर्क डन बाय दिस अप्लाइड फोर्स एफ, तो क्या ये अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन में है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या इस अप्लाइड फोर्स के कारण कुछ वर्क डन होगा बच्चों? लेट्स थिंक। क्योंकि हमारे प्रीवियस जो हम लोग डिस्कस किए उसमें वर्क डन कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन में रहेगा, ठीक है, अदरवाइज वर्क डन नहीं होगा। तो यहां पर वर्क डन होगा कि नहीं होगा? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो एक ही लाइन में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स हम लोग निकालें, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब क्या ये एफ और ये डिस्प्लेसमेंट एस एक ही लाइन में है? बिल्कुल एक ही लाइन में नहीं है। लेकिन इस फोर्स का एक कंपोनेंट, एक हिस्सा इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। कौन सा हिस्सा? एफ कॉस थीटा वाला हिस्सा। तो अगर यहां पर हमने वर्क डन निकालना है, तो मैंने आपसे पहले कहा था कि वर्क डन निकालने का क्या फॉर्मूला है बच्चों? सिंपल फॉर्मूला है प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। अब यहां पर हमें कौन सा फोर्स लेना है? यहां पे हमें कौन सा फोर्स लेना है? उस फोर्स को लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के लाइन में आएगा। डिस्प्लेसमेंट के लाइन में क्या एफ आ रहा है? नहीं। क्या डिस्प्लेसमेंट के लाइन में एफ साइन थीटा आ रहा है? नहीं। डिस्प्लेसमेंट के लाइन में क्या आ रहा है? एफ कॉस थीटा। तो फोर्स जो यहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट के लाइन में आ रहा है वो है एफ कॉस थीटा। इसको मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली किसके साथ? एस के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो हमारा वर्क इक्वल टू क्या आ जा रहा है? एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है? थीटा जो है वो फोर्स, एक्चुअल फोर्स और एंगल बिटवीन किसके किसके? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है हमारा यहाँ पे थीटा, राइट? समझ में आया? अब थोड़ा सा यहां पर फिजिक्स घुस रहा है कि वर्क डन इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर, बिकॉज दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या लिखते हैं? अगर दो वेक्टर है ए और बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो उसको लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। यहां पर हमारा दो वेक्टर है एफ एंड एस, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या लिखाएगा? एफ एस कॉस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं एफ डॉट एस। सो वर्क डन का डेफिनेशन टेक्निकली क्या बना? डॉट प्रोडक्ट। वर्क डन क्या बना? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे डॉट प्रोडक्ट बना समझ में आया? डेफिनेशन में पढ़ते जा रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। क्यों डॉट प्रोडक्ट है? क्यों डॉट प्रोडक्ट है ये समझ में आया? सिंपल याद रखना फिर से कि वर्क डन कैसे निकलता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। सिर्फ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है। बस कंडीशन है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन में होना चाहिए। उस कंडीशन से हम लोग कहां तक पहुंच गए कि वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ एस कॉस थीटा। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होगा? तो यहां देखिए यूनिट ऑफ वर्क डन क्या आएगा? वर्क डन का यूनिट फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, ऐसा यूनिट में, और कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होगा। सो वर्क डन का यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर। इसको हम लोग एनएम न्यूटन मीटर लिखते हैं, ठीक है।
क्लियर। अब अगर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उससे 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कॉज हो रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, 1 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, उससे 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उनको प्रोडक्ट जो करेंगे उससे जो वर्क डन आएगा उसे हम लोग पढ़ते हैं 1 जूल। क्या पढ़ते हैं? 1 जूल। सो द SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल या न्यूटन मीटर। SI यूनिट ऑफ वर्क डन, वर्क डन का SI यूनिट क्या आ गया? जूल या न्यूटन मीटर। SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल या न्यूटन मीटर। अब इसका CGS यूनिट क्या आ सकता है? तो न्यूटन के जगह पर क्या आ जाएगा? डायन, डायन नहीं डाइन, है ना। और मीटर के जगह पर क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। मीटर की जगह पर क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। सो दिस बिकम्स 1 अर्ग। सो CGS यूनिट इज अर्ग। सो CGS यूनिट क्या हो गया? CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो CGS यूनिट ऑफ वर्क डन, CGS यूनिट ऑफ वर्क डन क्या आ गया बच्चों? CGS यूनिट ऑफ वर्क डन आ गया अर्ग। ठीक है। और 1 जूल में कितना अर्ग होता है? 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। ठीक है, 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। इसको आप खुद से बना के देखिएगा कि 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग कैसे हुआ। आपको न्यूटन और डायन का रिलेशन पता होना चाहिए, मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन पता होना चाहिए, तो आप आराम से रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये था अबाउट वर्क डन। अब वर्क डन कैसा क्वांटिटी है? वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसे डिसाइड हुआ? क्योंकि जब हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे तभी पता था कि डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट, है ना। और जब आप दो वेक्टर का डॉट करते हैं तो उससे जो क्वांटिटी बनता है वो एक स्केलर क्वांटिटी बनता है। तो वर्क डन किस तरह क्वांटिटी हो गया? वर्क डन किस तरह क्वांटिटी हो गया? वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, इसका सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। करेक्ट। तो ये हो गया इसका स्केलर क्वांटिटी है। राइट। अब एक चीज है कि वर्क डन जो होता है उसका एक नेचर होता है। ठीक है, नेचर ऑफ वर्क डन होता है। तो ये नेचर ऑफ वर्क डन क्या है? ठीक है, नेचर ऑफ वर्क डन क्या है? जैसे देखिए, नेचर ऑफ वर्क डन, नेचर ऑफ वर्क डन। ठीक है, नेचर ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसमें वर्क डन का अपना कोई डायरेक्शन नहीं होगा, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। बट जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये इंसान से मिलने के बाद मुझे बहुत नेगेटिव फील होता है, तो उस इंसान के नाम के आगे मैंने माइनस लगा के रखा, क्योंकि उसका नेचर नेगेटिव है। किसी इंसान के साथ मिलते हैं तो हम लोग को बहुत पॉजिटिव फील होता है, तो उसके नाम के आगे मैंने डायरी में पॉजिटिव रखा। और एक इंसान के साथ मिला, ना पॉजिटिव फील हुआ ना नेगेटिव फील हुआ, तो उसको मैंने न्यूट्रल या 0 लिख के रखा। इसका मतलब ये नहीं कि उसका डायरेक्शन बता रहा है, उसका नेचर बता रहा है। उस तरह वर्क डन के साथ भी यही है। ठीक है, अब जैसे देखिए, वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव वर्क डन। अब ये पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या है? यहां पे हमारा 2 वेक्टर इन्वॉल्व है वर्क डन को बनाने में। कौन कौन 2 वेक्टर इन्वॉल्व है? एक है फोर्स और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। उनके डायरेक्शन मैटर करता है, बट वर्क डन का कोई अपना डायरेक्शन नहीं है, वर्क डन का सिर्फ नेचर है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा ब्लॉक है और ये हमारा फोर्स लग रहा है और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ये है मान लीजिए F और ये है S। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि W इज इक्वल टू F S cos थीटा लिखाएगा। अब ये जो टर्म है cos थीटा, इसके साथ क्या है? अगर थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम रहता है,
0 से लेके 90 डिग्री के बीच में अगर ये वैल्यू आता है तो हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और उस समय हमारा वर्क डन कैसा कहलाएगा? पॉजिटिव वर्क डन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? पॉजिटिव वर्क डन कहलाएगा। और उसमें भी जब थीटा हमारा एग्जैक्टली 0 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, और उस समय हमारा वर्क डन क्या होगा? मैक्सिमम आएगा। सो मैक्सिमम वर्क डन के लिए हमारा क्या कंडीशन होना चाहिए? मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क डन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शुड बी 0 डिग्री। मतलब 0 डिग्री कब होगा? जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही लगेगा। जिस फोर्स के कारण वर्क डन निकाल रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव वर्क डन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है नेगेटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन कब होगा? नेगेटिव वर्क डन, तो वो ब्रेक वाला एग्जांपल याद कीजिए। ब्रेक ने जो फोर्स लगाया था कार पर, और कार का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था, वहां पर वर्क डन जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, हम लोग ये भी जानते हैं कि थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होने लगता है, वो नेगेटिव हो जाता है, राइट। और उस समय वर्क डन जो है वो हमारा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, उसमें भी अगर थीटा एग्जैक्टली 180 डिग्री आ जाए, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एग्जैक्ट ऑपोजिट आ जाए, तो cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है उस समय? cos 180 डिग्री का वैल्यू हो जाता है -1। cos 1 डिग्री का वैल्यू हो जाता है -1, और वर्क डन उस समय मिनिमम मैग्नीट्यूड का हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन मिनिमम कितना आ जाएगा बच्चों? दैट इज इक्वल्स टू -Fs। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं। एक बॉल है, उस बॉल को आपने ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, तो आपने एक फोर्स लगाया, बट आपसे पूछ रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की जो फोर्स है वो तो नीचे लग रहा है, आपने जो फोर्स लगाया उसके कारण वर्क डन नहीं पूछ रहा है, बिकॉज आपने जो फोर्स लगाया होगा वो तो ऊपर की तरफ लगाया होगा और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, मतलब आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री है, बट आप डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री एंगल है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहां पर क्या आ जाएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आया? एक एग्जांपल हुआ। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सरफेस है और इसमें एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर आपने फोर्स लगाया और ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पूछ रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण कितना वर्क डन हो रहा है ये निकालना है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आप कैसे निकालेंगे? तो फ्रिक्शन तो हमेशा मोशन के ऑपोजिट लगेगा। अगर एक लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट है तो जो फ्रिक्शन लगता है वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, तो इसका फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है 180 डिग्री आएगा। सो यहां पर भी वर्क डन कितना आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, -F/S हो सकता है। इस तरह का एग्जाम्पल से नेगेटिव वर्क डन आता है। अब आता है एक जीरो वर्क डन। तो जीरो वर्क डन कब होगा ये भी समझना है। जीरो मतलब वही न्यूट्रल वाला आदमी है ना, जिससे मिलने के बाद ना आपको अच्छा फील हुआ ना बुरा फील हुआ, न्यूट्रल रहा। तो जीरो वर्क डन कब होगा? जीरो वर्क डन होने के लिए थीटा को एग्जैक्टली 90 डिग्री होना पड़ेगा, बिकॉज cos 90 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम बताए थे, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे से फोर्स लगाया गया और वो ब्लॉक यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ भी पूछ रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछ रहा है। तो ग्रेविटी के कारण कितना वर्क डन हुआ ये आपको निकालना है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रेविटी किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों बीच में कितना एंगल बन गया? 90 डिग्री। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं जीरो वर्क डन का। मान लीजिए एक सर्कल है और इस सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं? बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट। और वर्क डन बाय अगर सेंटीपिटल फोर्स पूछ दिया, सेंटीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड द सेंटर लगता है, तो सेंटीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ भी वर्क डन 0 हो जाएगा। एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल
होता है वर्क डन बाय कूली। यहां पर भी ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए कूली है, ठीक है, और इस कूली ने अपने सर के ऊपर एक लोड रखा और ये कूली इधर वॉक कर रहा है, ठीक है। तो ये कूली जब इधर वॉक करेगा तो ये बॉक्स भी इधर ही वॉक करेगा, मतलब इधर ही चलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो इस बॉक्स का इधर होगा। लेकिन कौन सा फोर्स, जो फोर्स कूली का हेड लगा रहा है इस बॉक्स पर, वो ऊपर की तरफ लगाएगा, या हाथ के सपोर्ट से भी अगर इसको पकड़ रहा है तो हाथ का सपोर्ट भी वो देगा, तो ऊपर की तरफ वो हाथ फोर्स लगाएगा, तो फोर्स हो गया ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, जिधर आदमी चलेगा, जिधर कूली चलेगा, बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होगा, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इसीलिए यहां पर वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हेड ऑफ द कूली या हैंड्स ऑफ द कूली इज जीरो। लेकिन अब जैसे आदमी वॉक कर रहा है, ठीक है, यहाँ वॉक कर रहा है, तो यहाँ वॉक कर रहा है तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट इसको एक वर्क करना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा वर्क डन जीरो है, उसका हेड या हैंड जो फोर्स लगा रहा है उस लोड को सपोर्ट करने के लिए, उसके कारण जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। ऐसा नहीं टोटल वर्क डन इसका जीरो है, कोई काम नहीं कर रहा है, नहीं तो फिर हम उसको पैसा ही क्यों दे रहे हैं, है ना। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट वर्क डन। इसको अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को नोट कर लीजिए पॉइंट्स को, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक चीज, ये जो हम लोग वर्क डन निकाले, दिस इज, ये आप याद रखिएगा, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स मतलब यहां पर फोर्स जो है वो वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है, फोर्स यहां पर कांस्टेंट है। लेकिन अगर फोर्स वेरी करेगा तब वर्क डन हम लोग कैसे निकालेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो के लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।